नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए अपनी एनसीईआरटीज़ को कवर कर रहे हैं और इस क्रम में हमारी हिस्ट्री की एनसीईआरटी की सीरीज़ गतिमान है। हिस्ट्री से पहले हमने ज्योग्राफी क्लास 6 से लेकर के 12 तक और आपकी इकोनॉमिक्स क्लास 9 से लेकर के 12 तक ये सारी एनसीईआरटीज़ पहले ही कवर कर रखी हैं। अगर आपने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज़ नहीं देखी हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप इनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो क्लास 6 से हम हिस्ट्री की एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका एक चैप्टर आप पहले देख चुके हैं। पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? पहले चैप्टर का जो टॉपिक था वो था कब, क्या, कहाँ और कैसे। यानी हमने ये समझा कि इतिहास का जब भी हम अध्ययन करते हैं तो हम किन प्रश्नों के आधार पर इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। हम सबसे पहले ये जानते हैं कि कोई घटना कब हुई, वह घटना किस चीज़ से संबंधित थी, उस घटना के घटित होने का पूरा प्रोसेस क्या था। इन्हीं चीज़ों की जांच पड़ताल हम इतिहास के अध्ययन के दौरान करते हैं और इसके लिए हमें इतिहास की बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, जिन्हें आप इतिहास के स्रोत कह सकते हैं। उनमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें विदेशी जो यात्री थे उनका विवरण आ जाता है, तत्कालीन समय का साहित्य, लिटरेचर या जो भी ग्रंथ या जो भी किताबें पुस्तकें लिखी गई उनसे भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पुरानी जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं, पुराने जो भी पुरा स्थल होते हैं, उनकी खुदाई के दौरान हमें जितना भी सामान मिलता है, जितनी भी वस्तुएं मिलती हैं, सिक्के मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, औजार मिलते हैं, उन सभी के आधार पर हम तत्कालीन समय के इतिहास को या उस समय पर जितने भी लोग रहा करते थे उनके जीवन को समझने का प्रयास करते रहते हैं। तो पहले चैप्टर में हमने ये जाना था कि मानव विकास की प्रारंभिक अवस्था में जब मनुष्य आखेटक और खाद्य संग्राहक हुआ करता था। आखेटक मतलब शिकार करना, खाद्य संग्राहक मतलब भोजन का संग्रह करना, भोजन को इकट्ठा करना। तो जब मनुष्य आखेटक और खाद्य संग्राहक प्रवृत्ति का था तो उस टाइम पर भारतीय उपमहाद्वीप की विशेष रूप से बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप के किन किन हिस्सों में, किन किन रीजन्स में लोग रहा करते थे, क्या काम करते थे, किस तरह की खेती करते थे, किस तरह के जानवरों को पालते थे, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले अध्याय में जाना। ये दूसरा चैप्टर जो आप देख रहे हैं इसमें हम विशेष रूप से बात करेंगे कि जो प्रारंभिक मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक या घुमंतू प्रवृत्ति का हुआ करता था, वहाँ से लेकर के उसने अपना भोजन उत्पादन करने की प्रक्रिया किस तरीके से स्टार्ट की। यानी पहले मनुष्य आखेट पर निर्भर करता था, शिकार करने पर निर्भर करता था, भोजन को संग्रहित करने पर जो है डिपेंड रहता था, खाद्य संग्रह करने पर डिपेंड रहता था। फिर धीरे धीरे जब मानव विकास हुआ, नई नई चीज़ें उसने सीखी, अपनी दैनिक जीवन शैली में उसने परिवर्तन किए या कुछ आसपास की चीज़ों को देख करके उसने धीरे धीरे स्वयं अपना भोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर दिया। तो इसके पीछे क्या क्या कहानी रही, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए यहाँ से काम की हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें आज के इस अध्याय में हम देखेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये कि इस अध्याय से आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। यानी कुछ ऐसी चीज़ें आपको यहाँ से मिलना प्रारंभ हो जाएंगी जो गत वर्षों के यूपीपीसीएस या यूपीएससी की परीक्षाओं में, खास करके प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछी गई हैं। ठीक है, तो आरंभिक मानव जो था भारतीय उपमहाद्वीप में आज से लगभग 20 लाख साल पहले रहा करता था। तो जब आरंभिक मानव की बात हो रही है तो इसकी सर प्रवृत्ति कैसी थी, ये किस तरह का मानव था? ये मानव था आखेटक और खाद्य संग्राहक। ठीक है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि आखेटक मतलब ये अपने भोजन के लिए जानवरों के शिकार पर डिपेंड रहता था। इसके अलावा वह अपने आसपास के एनवायरनमेंट से खाने पीने की चीज़ों का संग्रहण करता रहता था, इकट्ठा करता रहता था। तो आरंभिक मानव कैसा था? आखेटक, खाद्य संग्राहक। ये लोग क्या करते हैं? जो आखेटक या खाद्य संग्राहक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं क्या करते हैं? ये भोजन की तलाश में या जानवरों के शिकार की तलाश में या मौसम के परिवर्तन के कारण या अपने आसपास के जल स्रोतों के सूखने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते रहते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ से आपको ये समझना चाहिए कि जो आखेटक या खाद्य संग्राहक इस मनुष्य को नाम दिया गया
वो किसके आधार पर दिया गया। विशेष रूप से इसमें एक चीज आपको समझनी है कि आखेटक खाद्य संग्राहक इसको इसलिए कहा गया कि यह भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन करता रहता था। तो भोजन की तलाश के आधार पर आरंभिक मानव को हमने आखेटक और खाद्य संग्राहक का नाम दे दिया। अब यहां से ये समझते हैं कि ये जो मनुष्य था, आरंभिक मानव था, जो कि आखेटक और खाद्य संग्राहक प्रवृत्ति का था, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमता था। ये सबसे पहला कारण तो आपको मैं बता ही चुका हूं कि भोजन की तलाश में। दूसरा कि धीरे धीरे जैसे वो एक स्थान पर रह रहा है तो वहां पर जो भी सोर्सेज हैं जहां से वो भोजन प्राप्त कर रहा है, या उसके आसपास के जितने जानवर हैं, क्योंकि वो जानवरों का भी शिकार करता था, तो धीरे धीरे जब उन सारी चीज़ों का दोहन होने लग जाएगा, जब एक ही स्थान से लगातार भोजन की वह पूर्ति करता रहेगा, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की कमी होती चली जाएगी। क्योंकि यहाँ ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस टाइम पर ये सारी क्रियाएं हो रही थीं, जिस टाइम पर ये सारा प्रोसेस चल रहा था, उस टाइम तक मनुष्य स्वयं अपने आप अपना भोजन उत्पादित नहीं करता था। उत्पादन वह कर नहीं रहा है, और जो आपकी प्रकृति में जो चीज़ें मौजूद हैं वह उनका दोहन कर रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ पर भोजन की भी कमी हो जाएगी, और जिन जानवरों का शिकार करके वह अपना भोजन प्राप्त कर रहा है वो जानवर भी वहाँ पर कम हो जाएंगे। तो जब भोजन वहाँ पर कम हो गया, जानवर जिनका शिकार करके वह अपना पेट भर रहा था वो जानवर भी वहाँ पर कम हो गए, तो फिर उनकी तलाश में वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना उसने प्रारंभ कर दिया। और इसके साथ साथ कुछ मौसम से जुड़ी हुई चीज़ें भी थीं, जैसे मान करके चलिए कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बरसात का मौसम है, तो मौसम परिवर्तन के आधार पर भी वह अपने रहने के लिए एक उपयुक्त स्थान की तलाश में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करता रहता था। इसके अलावा जैसे मान करके चलिए कि आरंभिक मानव, जैसे आपने पिछले चैप्टर में देखा था कि जो विशेष रूप से जो कह सकते हैं मनुष्य की बस्तियां थीं, या मनुष्य की जो भी आरंभिक प्रजातियां थीं, वो जो भी नदी घाटी वाले क्षेत्र थे जहां पर नदियां बहा करती थीं, उन स्थानों पर ही उनका विकास हुआ। क्योंकि जल जो है दैनिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, और जल की वजह से ही जो है वनस्पतियां उगती हैं, जल की वजह से ही जो अन्य जीव जंतु हैं, जानवर हैं, वो जो है अपना सर्वाइवल कर पाते हैं। इसके साथ साथ में खेती बाड़ी या जैसे अनाज उगाना या इस सारी की चीज़ें हैं, ये भी जल के बिना संभव नहीं है। तो जब जल सूख गया एक स्थान से, तो वह दूसरे स्थान पर जल की तलाश में भी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करता रहता था। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से जो आरंभिक मानव था वो आखेटक खाद्य संग्राहक की प्रवृत्ति का कहा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द यूज होगा इस चैप्टर में, पुरास्थल। पुरास्थल को अंग्रेजी में हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट। तो एक जो टर्म यूज होगा उसको पहले ही समझते चलते हैं, ताकि आपको आगे जाके ये दिक्कत ना हो कि जब पुरास्थल शब्द आए तो आप ये समझ पाएं कि पुरास्थल जब शब्द आ रहा है तो वो किसकी बात कर रहा है। तो पुरास्थल को आर्कियोलॉजिकल साइट कहते हैं। और इसको कैसे आप समझ सकते हैं कि पुरास्थल क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहां पर औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, तो उसको हम कह देते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट या पुरास्थल। देखिए, आरंभिक मानव जो था उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती, यानी जो चीज़ें हम पढ़ पा रहे हैं, जो चीज़ें हम किताबों में देख पा रहे हैं, या आरंभिक मानव के बारे में जो भी हमें जानकारी मिल रही है, उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है? उसका सबसे बड़ा सोर्स है उसके द्वारा उस समय पर बनाए गए पत्थर के औजार। यहाँ विशेष रूप से हम बात करेंगे पाषाण काल के बारे में। तो पाषाण काल को भी जैसे हम 3 भागों में बांटते हैं, एक आपका पैलियोलिथिक, एक आपका मीजोलिथिक, एक आपका नियोलिथिक, जिन्हें आप पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पाषाण काल इसका नाम ही इसलिए रखा गया क्योंकि इस टाइम पर किसी मेटल का यूज नहीं किया जाता था, पत्थर का ही यूज किया जाता, पत्थर के ही औजार बनाए जाते थे। ठीक है, तो आरंभिक मानव के विषय में जो हमको जानकारी मिलती है वो विशेष रूप से उसके द्वारा बनाए गए पत्थरों के औजारों के आधार पर मिलती है। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे आरंभिक आखेटक खाद्य संग्राहक लोग जो रहते थे, या मनुष्य जो रहता था, जो आखेटक और खाद्य संग्राहक प्रवृत्ति का था, उससे जुड़े हुए पुरास्थल कौन से हैं। और खास करके इसमें हम देखेंगे पुरा पाषाणिक पुरास्थलों की। जैसे कि हम पाषाण काल के बारे में बात कर रहे हैं, तो पाषाण काल को मैंने आपको बताया कि 3 भागों में हम बांट रहे हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो आरंभिक आखेटक खाद्य संग्राहक प्रवृत्ति का मनुष्य जिन स्थानों पर रहा करता था, यानी वो उस समय पर रहने वाले जो स्थल हैं, जो कि विशेष रूप से पुरा पाषाणिक काल के हैं, वो कौन कौन से?
जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से आपको आपके प्रीलिम्स के लिए छोटे छोटे फैक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, क्लास 6 में एक मैप दिया गया है जिसको मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जैसा एनसीईआरटी में है वैसा ही मैंने यहाँ पर उसको चिपका दिया है। कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें मैंने ऐड ऑन कर रखी है, जहाँ जहाँ जो फैक्ट इस बुक में दिए गए हैं, खास करके इस चैप्टर में दिए गए, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालने का प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि जितनी भी चीज़ें एनसीईआरटी मुझे बता रही है, आपको बता रही है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पे रखूँगा, क्योंकि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ से ये समझेंगे, जैसे मैंने मैप, मुझे ये भी चीज़ रखनी चाहिए थी या कोई अन्य यहाँ पर तथ्य मुझे पॉइंट आउट करना था, तो वो मैं इसलिए ही नहीं कर रहा हूँ कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे 7th 8th 9th 10th 11th, तो वो सारी चीज़ें अपने आप यहाँ पर आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो जितना एनसीईआरटी बता रही है वही मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आरंभिक आखेटक खाद्य संग्राहक पुरास्थल, खास करके पुरापाषाणिक पुरास्थलों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो इनमें आती हैं आपकी भीमबेटका की गुफाएं या कंदराएं, जो गुफाएं वगैरह हैं भीमबेटका की। तो ये कहाँ पे पड़ती हैं, इनकी अवस्थिति कहाँ पे है, ये आपकी मध्य प्रदेश में है। और ये जो भीमबेटका की गुफाएं और कंदराएं हैं, ये मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के आसपास के क्षेत्र हैं। आपकी एक स्थान आता है हुंसगी। ये हुंसगी जो है कर्नाटक के यादगीर जिले में पड़ता है। यहाँ पर भी आरंभिक जो मानव था, आखेटक खाद्य संग्राहक मानव था, उससे जुड़े हुए कुछ यहाँ पर जो है अवशेष मिले हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की कुरनूल की जो गुफाएं हैं, यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। इन गुफाओं में किसके अवशेष मिले हैं? राख के अवशेष मिले हैं, जिससे स्वतः ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर संभवतः उस समय पर जो मनुष्य रहा करता था, आखेटक खाद्य संग्राहक रहा करता था, वहां पर उसने आग जलाना भी सीख लिया होगा। ठीक है, यानी वो भोजन को पकाकर खाने लगा होगा। इसके साथ साथ आग का प्रयोग उसने जो भी खतरनाक जानवर या जंगली जानवर हुआ करते थे उनको दूर भगाने के लिए और स्वयं की उन जानवरों से रक्षा करने के लिए आग का प्रयोग किया होगा। तो ये 3 स्थान जो हैं, इनके नाम आप याद रखेंगे। इनको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे कि मान करके चलिए 4 नाम आपको दे दिए, 4 स्थलों के नाम आपको दे दिए और आपसे पूछा निम्न में से कौन सा स्थल पुरापाषाणिक पुरास्थल नहीं है। ठीक है, तो ये 3 नाम आपको दे दिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। तो भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल गुफाएं जो हैं, ये पुरापाषाणिक पुरास्थल हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमें आखेटक खाद्य संग्राहक या प्रारंभिक मानव की अवस्थिति के बारे में संकेत प्रदान करने का काम करती हैं। अब थोड़ा सा एक हल्का सा व्यू देख लेते हैं जो पाषाण काल है हमारा, उसके जो 3 पार्ट हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहले हम पुरापाषाण काल देखते हैं। इसको पैलियोलिथिक कहा जाता है। पुरापाषाण काल की जो समयावधि मानी जाती है सर, वो आज से 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक। ठीक है, तो इस समयावधि के बीच का जो समय था वो पुरापाषाण काल कहलाता था। इसको भी 3 भागों में बांटते हैं: आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण काल। अब ये जो है, इनकी अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको ये सीरीज़ में बने रहना है। जैसे जैसे हम आगे की क्लासेस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो ये सारी चीज़ें भी आपको और विस्तार से आगे की क्लासेस में देखने को मिलेंगी। तो पुरापाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज जो है, ये विशेष रूप से किसके लिए जाना जाता है कि प्रारंभिक मानव के इतिहास की अधिकतम घटनाएं या अधिकतम कहानी या उसके विकास की अधिकतम अवस्था का जो परिचायक है वो है आपका पुरापाषाण काल। यानी मानव इतिहास की 99% घटनाएं इसी समयावधि के दौरान होती हैं। ठीक है, पुरापाषाण काल के जो लोग थे या पुरापाषाण काल में रहने वाला जो मनुष्य था, ये पत्थर के औजार बनाता था। और ये जो हम डिवाइडेशन करते हैं ना, पुरापाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का, नवपाषाण काल का, अगर आपसे पूछा जाए कि इनका विभाजन हम किसके आधार पर करते हैं, तो विशेष रूप से ये बात आपको याद रखनी है कि इनका विभाजन इनके द्वारा बनाए गए औजारों के आधार पर ही किया जाता है। ठीक है, तो पुरापाषाण काल का मनुष्य जो था, ये पत्थर के बड़े औजार बनाता था। मध्य पाषाण काल का मनुष्य था, ये पत्थर के छोटे औजार बनाता था। छोटे मतलब इनको हम बोल सकते हैं माइक्रोलिथ। छोटे औजार मतलब माइक्रोलिथ। ठीक है, तो छोटे औजार बनाता था मध्य पाषाण काल में। इसी वजह से इस पूरी समयावधि को, यानी मध्य पाषाण काल की बात मैं कर रहा हूं, इसको माइक्रोलिथ एज भी कह देते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण तो इसको कहते हैं, लेकिन छोटे औजारों के बनने के कारण इस पूरी एज को हम माइक्रोलिथ एज के नाम से भी जानते हैं।
तो पुरा पाषाण काल आपको पता चल गया 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक, यानी बैक में जाएंगे तो 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक का जो समय था वो पुरा पाषाण काल था। और 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले का जो समय था वो मीजोलिथिक एज में आता है, मध्य पाषाण में आता है। और इस समयावधि की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी, औजारों के आधार पर तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे कि पुरापाषाण काल में बड़े औजार बनाए जा रहे हैं, मध्य पाषाण काल में छोटे औजार बनाए जा रहे हैं, नवपाषाण काल जब आया, नियोलिथिक एज जब आया, तो ये जो औजार थे ये औजारों को और अच्छी तरीके से बनाया गया। मतलब औजार तो छोटे थे लेकिन यहाँ पर औजारों की जो धार थी उसको पैना करने के लिए उन पर पॉलिश वॉलिश का प्रयोग किया जाने लगा। या इस काल में जो बर्तन वगैरह यूज़ करता था मनुष्य, वो कैसे होने लगे, मिट्टी के बर्तन बनने लगे और उन पर जो है डिज़ाइन वगैरह या कलाकारी वगैरह या अलंकृत बर्तन जिसको आप कह सकते हैं, वो उस तरीके के बर्तन नवपाषाण काल में बनने लगे। तो ये एक जो इसका विवरण है, ये तो औजारों और उस टाइम पर जो बने गए थे बर्तन वगैरह उसके आधार पर हो गया। लेकिन मध्य पाषाण काल का जो एक सबसे प्रमुख जो पॉइंट आता है आपका वो है कि इस एज में, इस काल में पर्यावरण से जुड़े हुए बड़े प्रमुख बदलाव होते हैं। पर्यावरणीय बदलाव इसमें देखने को मिलते हैं। टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, क्योंकि पानी था उस टाइम पर, पानी की कमी नहीं थी जिस तरीके से आज आप किल्लत महसूस करते हैं, तो पानी उस टाइम पर काफ़ी था। टेम्परेचर बढ़ेगा, वाष्पीकरण होगा, यानी बारिश जो है वर्षा की जो है स्थितियाँ उत्पन्न होंगी और वर्षा की जो स्थितियाँ उत्पन्न होंगी तो धीरे धीरे वनस्पतियों का विकास होगा, घास के मैदानों का विकास होगा। और जब घास के मैदानों का विकास होगा तो घास खाने वाले जानवरों में भी वृद्धि होगी। ये हमारी प्रकृति का नियम है, ठीक है। तो तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ने से वर्षा की स्थितियां पैदा हुई, वर्षा की स्थितियां पैदा होने से घास के मैदानों का विकास होता है, घास खाने वाले जानवरों की संख्या में वृद्धि होती है। और इस समय तक मनुष्य जो है गेहूं, जौ, धान ये जो है उगाना इसने प्रारंभ नहीं किया। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, चाहे गेहूं की बात की जाए, चाहे जौ की बात की जाए, चाहे धान की बात की जाए, ये सारी चीज़ें पर्यावरणीय बदलाव के कारण प्राकृतिक रूप से उगना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो मनुष्य का ध्यान इनकी तरफ भी आकृष्ट हुआ और कहीं ना कहीं जो बसने की प्रक्रिया है, ठीक है, बसने की प्रक्रिया मतलब मनुष्य के स्थायित्व की जो प्रक्रिया है, आरंभिक मानव की स्टेबिलिटी की जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट होती है। लेकिन सावधानी पूर्वक हमको ये समझना है कि बसने की प्रक्रिया की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हो चुकी थी, लेकिन मनुष्य पूरी तरीके से स्थायी रूप से बसना मध्य पाषाण काल में स्टार्ट नहीं किया गया था। ये जो बसने की पूरी तरीके से जो प्रोसेस है ये नव पाषाण काल में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो गेहूं, जौ, धान ये सारी चीज़ें पर्यावरणीय बदलाव के कारण प्राकृतिक रूप से उगना स्टार्ट हो गए, बसने की प्रक्रिया की स्टार्ट हो गई, क्योंकि यहाँ से कृषि के बारे में जो है लोगों को जानकारी प्राप्त हुई। और जब घास के मैदानों का विकास हुआ तो घास खाने वाले जानवरों की भी वृद्धि हुई। तो उसमें से कुछ ऐसे जानवरों का मनुष्य ने उनके बारे में समझना स्टार्ट किया जिनको वह पशुपालन के रूप में यूज़ कर सकता था, या जो पशु ऐसे होते हैं जिनसे हमें दुग्ध उत्पाद वगैरह जो है मिलते रहते हैं, उनके बारे में यहाँ से मनुष्य ने समझना स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पशुपालन और कृषि का जो थोड़ा थोड़ा ज्ञान था वो मध्य पाषाण काल में मनुष्य को होने लगा। और इसी में एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए आता है कि सबसे पहले मनुष्य ने किस जानवर को पालतू बनाया। तो कुत्ते का एक जंगली पूर्वज हुआ करता था, उसको जो है सबसे पहले आरंभिक मनुष्य के द्वारा पालतू जानवर के रूप में पाला गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से याद रखना, सबसे पहला जो पालतू जानवर था वो कुत्ता था। अब नवपाषाण काल या नियोलिथिक एज के बारे में देख लेते हैं। ये जो समय है ये है 10,000 साल पहले का समय। यहाँ पर औजारों की जो धार हुआ करती थी वो पैनी होने लगी और उसको पैना करने के लिए, उसको धारदार बनाने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाने का काम किया जाने लगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ नवपाषाण काल के कुछ जो कह सकते हैं साइट्स हैं या कुछ स्थल हैं, वहाँ से ओखली, मूसल, ओखली आप जानते ही होंगे जिसमें अनाज वगैरह कूटा जाता है। आज भी गांवों में अगर देखा होगा तो ओखली वगैरह मिल जाती हैं, मूसल वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। धनकुटा भी जिनको कहीं कहीं कहा जाता है किसी किसी ग्रामीण परिवेश में। तो ओखली और मूसल जैसे जो कह सकते हैं उपकरण हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे वो इस टाइम पर बहुत सारी साइट्स से ऐसे बर्तन प्राप्त हुए हैं जो अलंकृत हैं, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाए गए हैं अच्छी तरीके से और उनके चारों ओर जो है वो अलंकृत या उसको चित्रकारी उन पर की गई है। तो इस तरीके के अलंकृत बर्तन भी जो है नवपाषाण काल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कपड़े
के जो है चिथड़े यानी जो कपड़े का टुकड़ा वगैरह होता है, जैसे मान करके चलिए आज आपकी शर्ट है वो यहाँ से आप उसको यूज़ करना बंद कर दें और कहीं पर फेंक दें, फिर आगे मान करके चलिए कोई समय आए फिर आपके उस स्थान की खुदाई हो तो वहाँ पर कपड़े का कोई टुकड़ा मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से एक कपड़े का चिथड़ा वगैरह या कपड़े के टुकड़े वगैरह भी मिले हैं, जिससे यह स्वतः अनुमान लगाया जा सकता है कि इस टाइम पर नवपाषाण काल तक जो मनुष्य था वो कपड़े बुनना स्टार्ट कर चुका था। और कपड़े बुनना स्टार्ट होने की जब बात आ रही है तो यहाँ से स्वतः ही ये अनुमान भी लगाया जा सकता है कि कपास जैसी जो फसलें हैं वो शायद यहाँ से मनुष्य ने उगाना स्टार्ट कर दिया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ से ये हम मान सकते हैं कि मनुष्य से स्थायी जीवन की ओर बढ़ने लगा था, स्थायी जीवन की ओर बढ़ने लगा था। तो एक छोटा सा एक व्यू पॉइंट था इन तीनों एजेस का। अब यहाँ से देखते हैं कि आरंभिक कृषक और पशुपालक के स्थान या बस्तियाँ, नवपाषाण काल की बात हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया मध्य पाषाण काल में बसने का जो प्रोसेस था, स्थायित्व का जो प्रक्रिया थी उसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन मनुष्य ने पूरी तरीके से स्थायी जीवन जीना स्टार्ट नहीं किया था। जैसे हम नवपाषाण काल में आते हैं तो जैसे पुरातत्वविद हैं, इतिहासकार हैं, अलग अलग स्थानों की खुदाई करते हैं, अलग अलग स्थानों की खोज करते हैं, तो वहाँ पर जो नवपाषाण कालीन पुरास्थल हैं वहाँ से लोगों को या पुरातत्वविदों को ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि नवपाषाण काल में मनुष्य जो था वो कृषक जो प्रकृति है उसकी वो बन चुकी थी, वो खेती करना स्टार्ट कर चुका था, वो जानवरों को पालना स्टार्ट कर चुका था और बस्तियां बनाकर या छोटे छोटे समूह बनाकर एक ही स्थान पर स्थायी रूप से रहना प्रारंभ कर चुका था। तो यहाँ पर कुछ स्थानों के नाम आपको दिए जा रहे हैं जो विशेष रूप से संबंधित हैं नवपाषाण काल से, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। जैसे आपका बुर्ज हुम, अभी आगे मैं मैप की सहायता से भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उनको मैप की सहायता से एक बार आपको बता दूंगा, तो चीज़ें अच्छी तरीके से आपके दिमाग में जो है विजुअलाइज हो जाएंगी। तो जैसे बुर्ज होम हो गया, मेहरगढ़ हो गया, कोल्डी हवा, चिरांद, दाऊजली हेडिंग, पय्यमपल्ली, हल्लूर, ये जो साइट्स हैं, ये जो स्थान हैं, ऐसे स्थान हैं जिनका संबंध है नवपाषाण काल से, और ये ऐसी बस्तियां हैं, ऐसे स्थान हैं जहां पर मनुष्य जो था वो खेती करता था और बस्तियां बनाकर या समूह बनाकर रहा करता था, जानवरों को पालना जो है वो स्टार्ट कर चुका था। तो ठीक है, तो ये जितने भी स्थान हैं ये सभी नवपाषाण कालीन आरंभिक कृषक एवं पशुपालक से जुड़ी हुई स्थान और बस्तियों के रूप में देखे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले चैप्टर में भी आपको बताया था, क्लास 6 की जो बुक है इसमें भारतीय उपमहाद्वीप में जो भी परिवर्तन हो रहे थे उनके बारे में जानकारी दी गई है। इसके साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा विश्व के अन्य हिस्सों में इसी समयावधि में कौन कौन से प्रमुख कार्य चल रहे थे या किस तरीके का परिवर्तन हो रहा था, उनके बारे में भी एक अन्यत्र वाला कॉलम बना करके, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना अन्यत्र, अन्यत्र का मतलब है भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर क्या चल रहा था इसी समयावधि में, इसी टाइम पीरियड में, तो वहाँ उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो जिस टाइम पर इधर मनुष्य स्थायी जीवन की ओर बढ़ रहा था, कृषक जो है अवस्था की ओर बढ़ रहा था, पशुपालन की ओर बढ़ रहा था, स्थायी बस्तियां बनाकर रहना नवपाषाण काल में मनुष्य ने प्रारंभ कर दिया था। तो उसी टाइम पर अगर आप देखेंगे कहाँ पर, फ्रांस में, तो 2000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले के बीच में फ्रांस में गुफाओं के रंगीन चित्र जो है वो मिले हैं, ठीक है, पुरातत्वविदों को। ये जो रंगीन चित्र थे या जिनमें जिन रंगों का इस्तेमाल किया गया था, ये लौह अयस्क और चारकोल जैसे पदार्थों से जो है मिश्रित करते हुए इन रंगों का निर्माण किया गया था। इसके अलावा तुर्की एक स्थान है, तुर्की में एक नवपाषाणकालीन पुरास्थल मिला है जिसका नाम है चतालह्यूक। तो ये यहाँ पर क्यों इसको एड ऑन किया गया है भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर के स्थानों को, क्योंकि ये लगभग उसी समयावधि की घटनाएं हैं जिस समयावधि में भारतीय उपमहाद्वीप में इस प्रकार के परिवर्तन हो रहे थे। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो केवल आपको समझाने के लिए है कि फ्रांस में 2000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले के बीच में, अब 10,000 साल के आसपास की बात हो रही है, तो ये नवपाषाण काल वाले टाइम के जो है टाइम के आसपास की बात हो रही है। तो उस टाइम पर फ्रांस में भी कुछ ऐसी गुफाएं मिली हैं जहाँ पर रंगीन चित्रकारी गुफाओं में देखने को मिलती है, और इसी नवपाषाणकालीन समय का एक जो पुरास्थल है वो तुर्की में मिला है चतालह्यूक में, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद में आप यहाँ थोड़ा मैप की सहायता से चीज़ों को समझिएगा। देखिए इस मैप में आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। ये जो लाल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहला वाला लाल ट्राइंगल, तो जहाँ जहाँ लाल ट्राइंगल बना हुआ है, लाल त्रिभुज बना हुआ है, वे सभी नाम पुरापाषाण काल के पुरास्थलों के बारे में बताते हैं। जो स्क्वायर बना हुआ है ये आपको नवपाषाण काल की जगहों या नवपाषाण
की जो साइट्स हैं उनके बारे में बताता है। इस सर्किल वाले स्थान जहाँ पर भी बन रहे होंगे ये महापाषाणिक पुरास्थलों के बारे में जानकारी देते हैं। ये जो साइन बन रहा है ये आरंभिक गांवों के बारे में जानकारी दे रहा है। स्टार वाले स्थान जो हैं ये मॉडर्न टाइम के जो नगर हैं, आधुनिक नगर हैं, उनके बारे में जानकारी दे रहा है। तो यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइंगल वाले यानी पुरापाषाण काल वाले जो पुरास्थल हैं। तो जैसे आप देखेंगे भीमबेटका, भीमबेटका के बारे में मैंने आपको बताया। तो मैप की सहायता से क्या है कि चीज़ों को अगर आप 2-3 बार देखेंगे तो चीज़ों को विजुअलाइज करना आसान हो जाता है। तो भीमबेटका ये मैंने बताया था नर्मदा घाटी के आसपास का क्षेत्र मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पर जो है आरंभिक मानव के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफाएं, ये कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश में। ये ठीक है। हुंसगी जो स्थान है ये भी आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका कर्नाटका में पड़ता है। हुंसगी वाला जो स्थान है ये आपका कर्नाटका में पड़ता है। इधर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हुंसगी कुरनूल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो स्क्वायर वाले स्थान जो हैं ये नवपाषाण काल के साइट्स हैं। नवपाषाण काल में देखेंगे तो तमिलनाडु का पय्यमपल्ली, ठीक है। और एक आपका स्थान आ जाता है हल्लूर, ये है कर्नाटका का। इसमें आप एक काम कीजिएगा, जैसे आप नोट्स वगैरह बनाएं अगर देख करके, मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैंने पूरा का पूरा मैप उठा के एनसीईआरटी से अपने जो नोट्स में बना रहा हूँ उसमें चिपका दिया है, तो मुझे यहाँ से ज़्यादा उसमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप चाहें तो एक पेज पर क्या कर सकते हैं कि जो ट्राइंगल वाले स्थान है उस पर एक हेडिंग बना करके पुरापाषाणिक पुरास्थल लिखिए और पुरापाषाण काल से जुड़े हुए जितने भी स्थान इस मैप में दे रखे हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही नवपाषाण काल के पुरास्थलों को नोट डाउन कर लीजिए, महापाषाणिक पुरास्थलों को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी प्रीलिम्स में इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो नवपाषाणिक पुरास्थलों में पय्यमपल्ली, पय्यमपल्ली कहाँ का था ये पुरास्थल? ये तमिलनाडु में पड़ता है। हल्लूर ये आपका कहाँ पड़ता है सर? ये आपका कर्नाटका में पड़ता है। इधर से आप चिरांद देखेंगे, ठीक है। यहाँ से हड्डी के औजार या हड्डी के अवशेष मिले हैं चिरांद बिहार से, ये भी जो है इसी कैटेगरी में आता है। कोल्डी हवा ये यूपी में है। यहाँ से चावल या धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में देखने को मिलता है। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा ये कहाँ का स्थान है सर? ये यूपी का स्थान है और यहाँ से चावल या धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। दाऊजली हेडिंग ये असम में पड़ता है। दाऊजली हेडिंग ये कहाँ पड़ता है? ये असम में पड़ता है। जो आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे नवपाषाण काल के जो खरल, मूसल या ओखली जैसे जो पत्थर के उपकरण मिले हैं ये दाऊजली हेडिंग से ही मिले हैं सर, और ये कहाँ पड़ता है? आपका असम में पड़ता है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ कहाँ पे है? ये बलूचिस्तान में पड़ता है, बोलन नदी के किनारे। और इसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि ये जो मेहरगढ़ वाला स्थान पड़ता है ये बोलन दर्रा जो है, बोलन दर्रे के आसपास का एक समतल स्थान है। और ये जो है ईरान का जो मार्ग है जहाँ से यानी भारतीय उपमहाद्वीप से ईरान की ओर का जो मार्ग है उस मार्ग पर ही पड़ता है बोलन दर्रा, और उसी के पास में एक जो समतल फ्लैट लैंड है वो बलूचिस्तान के आसपास का इलाका है। इस इलाके में संभवतः यह माना जाता है कि सबसे पहले गेहूं, जौ उगाना और भेड़ बकरियों का पालन स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप, मेहरगढ़ की बात मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जो घरों के प्रमाण मिले हैं, चौकोर आयताकार घर जो है यहाँ पर हुआ करते थे। इसके अलावा यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि यहाँ पर एक प्रथा जो है प्रचलित थी मृतकों के साथ सामान दफनाने की। तो यहाँ से एक जो कंकाल मिला है उसके साथ में एक बकरी का कंकाल भी मिला है। तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ के जो लोग थे, यानी जो इस टाइम पर हम बात कर रहे हैं मेहरगढ़ की, तो वहाँ पर कुछ इस तरीके का प्रचलन होता हुआ कि ये लोग जो है ये विश्वास करते होंगे कि मरने के बाद भी एक अलग दुनिया है और वहाँ पर भी जो है मनुष्य को खाने पीने के सामान की आवश्यकता पड़ती होगी। तो उसके खाने के लिए यानी मृतक के खाने के लिए एनसीईआरटी का ही ये जो है कह सकते हैं लेख है, उसी में ये बताया गया है कि मृतक के खाने के लिए यानी जब वो मर गया, मरने के बाद में वो किसी दूसरे रूप में जाएगा या कहीं और जाएगा तो वहाँ पर उसको जो भोजन की आवश्यकता होगी उसके लिए उसके साथ साथ बकरी को भी उसके साथ ही दफना दिया। तो मृतक के साथ में बकरी के दफनाने का अवशेष जो है ये भी मेहरगढ़ से मिलता है आपको, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर वाले स्थान थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया ये नवपाषाण काल के पुरास्थल थे। इसके बाद में ये जो ग्रीन वाला शाइन आपको दिखाई दे रहे होंगे ये आपके महापाषाणिक पुरास्थल हैं, जैसे आदि चन्नलूर ये भी जो है तमिलनाडु का है। ब्रह्मगिरी ये आपका चित्रदुर्ग जिले में पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है। ये जो है महापाषाणिक पुरास्थल हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ में 2 ही साइड दी गई हैं महापाषाणिक पुरास्थल की। ये जो है इनाम गांव के बारे में आप और आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब आप तीसरे चौथे चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पर इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया है। तो ये आरंभिक गाँव के रूप में जाना जाता था। इनाम गाँव वर्तमान में कहाँ पड़ता है? इसकी साइट
जो है कहाँ से प्राप्त हुई है, ये जो है महाराष्ट्र का एक स्थान है, ठीक है। और आधुनिक नगर आप जानते हैं, मुंबई वगैरह, कोलकाता, ठीक है, ये जो है मॉडर्न टाइम के जो है नगर हैं। बुर्ज होम जो है ये भी आपका नवपाषाण काल पुरास्थल है। बुर्ज होम ये कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पर गर्तावास के प्रमाण मिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। बुर्ज होम कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर गर्तावास के प्रमाण मिले हैं। ये गर्तावास क्या होता था, यहाँ पर गड्ढे के नीचे घर बनाए जाते थे। गड्ढे के नीचे मतलब नीचे बेसमेंट में घर बनाए जाने के प्रमाण बुर्ज होम से मिलते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी, ठीक है। इस मैप को भी संभवतः अगर आप चाहें तो अपनी जहाँ पर भी नोट्स आप तैयार कर रहे हों, जो भी सीरियस कैंडिडेट होंगे वो नोट्स ज़रूर तैयार करेंगे, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी है बनाना। क्योंकि अगर आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज़ की हैबिट आपको डालनी पड़ेगी, और वो है लिखने की आदत का विकास करना पड़ेगा। बिना लिखे आप कोई प्रश्न ही नहीं उठता इस बात का कि आप इस तरह के पेपर्स को क्लियर कर लेंगे, तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो एक लिखने की आदत जरूर डालिएगा, ठीक है। तो ये जो मैप बन रहा है इसको अपने आप अपनी कॉपी में बनाने का प्रयास कीजिएगा। जितने भी स्थान हैं, जितने भी अलग अलग आर्कियोलॉजिकल साइट्स मैंने बताई हैं, चाहे वो पुरापाषाण काल की हों, चाहे वो नवपाषाण काल की हों, चाहे वो महापाषाण काल की हों, इनको एक कह सकते हैं कि एक हेडिंग बना करके इनके सामने जितने भी स्थान हैं इस काल से जुड़े हुए उनको लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सॉरी। तो आज का सेशन यहीं तक। आशा करता हूँ आज के सेशन से आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आती है, अगर आपको क्लास का कंटेंट पसंद आता है और आप ये महसूस करते हैं कि इस कंटेंट से हमारी प्रिपरेशन में कुछ न कुछ जो है इम्पैक्ट पॉजिटिव रूप से आएगा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपको बताई जा रही हैं, तो प्लीज़ आपसे एक विनती है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको जो नीडी पर्सनस हैं, या आपको ऐसा लगता है कि जो लोग आपके साथ के हैं, आपके सर्किल के हैं, जो कहीं से तैयारी नहीं कर रहे हैं, उन तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी की बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों ने इन सारी एनसीईआरटीज़ को पढ़ाया हुआ है, लेकिन क्या है कि वहाँ पर मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों ने किताब में से एज इट इज़ चीज़ों को उठा करके उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न करते हुए सीधे चिपका दिया है अपने डिजिटल पैनल पर, डिजिटल बोर्ड पर। तो क्या है कि हम तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन मैं इसकी कमी को तो आपकी को पूरी नहीं कर सकता, लेकिन कंटेंट में किसी भी प्रकार की आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, और बेहतर से बेहतर तरीके से चीज़ें मैं आपके लिए यहाँ से प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो ये चीज़ मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसको शेयर या चैनल को सब्सक्राइब या दूसरे तक शेयर आपको तभी करना है जब आपको कंटेंट पसंद आता है। नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपको पसंद आता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी प्रिपरेशन पर पड़ रहा है, तो ये आपका कर्तव्य बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।